बरेली नाम के गांव में कुसुम और श्याम नाम का दंपति रहता था। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम राधा था। राधा गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। उनका गांव बहुत ही पिछड़ा हुआ था। गांव में शौचालय की सुविधा नहीं थी, इसलिए गांव के सभी लोग खुले में जाते थे। एक दिन राधा अपनी कुछ सहेलियों के साथ खुले में शौच कर रही होती है कि तभी उसकी एक सहेली मंजू कहती है, अरे राधा देखना, वहां कुछ लड़के हमें शौच करते हुए देख रहे हैं। ये सुनकर राधा और उसकी सहेली ममता मुड़कर देखती हैं तो कुछ लड़के वहां खड़े हुए उनकी शौच करते हुए फोटो ले रहे होते हैं। राधा उन लड़कों में से एक लड़के को पहचान लेती है जो कि गांव के सरपंच का लड़का विनोद था। इनमें से एक लड़का सरपंच जी का है, मैं घर जाकर पिताजी को ये सब बताऊंगी। राधा, तू पागल है क्या? अगर घर में ये सब बताएंगे तो वो लोग हमारी पढ़ाई छुड़ा देंगे। हमें पहले अपने स्कूल की अध्यापिका को ये सब बताना चाहिए। ये बात राधा को भी ठीक लगती है। उसके बाद वो तीनों बहुत हिम्मत करके अपनी अध्यापिका के पास जाती हैं और ये सारी बातें बताती हैं। ये सब सुनकर, बच्चों तुम्हें तो पता ही है कि गांव के सरपंच के खिलाफ कोई भी हमारा साथ नहीं देगा। तुम तीनों की बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा कि वहाँ सरपंच का बेटा भी था। अध्यापिका की बात सुनकर तीनों हैरान हो जाती हैं। तीनों को समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करें। कुछ दिन बाद तीनों स्कूल से घर जा रही होती हैं कि तभी कुछ लड़के उन तीनों के आगे आकर खड़े हो जाते हैं और उन्हें उनकी शौच करते हुए वक्त की फोटो दिखाकर हंसने लगते हैं। हमारे गांव के लोगों को कब अक्ल आएगी और वो लोग शौच बनवाएंगे? ऐसा कब तक होगा? ये बात ममता और मंजू के घर में पता चल जाती है। इस वजह से उन दोनों का स्कूल जाना बंद करवा दिया जाता है। ये सब देखकर एक दिन, माँ, क्या हमारी इस समस्या का कोई समाधान नहीं है? क्या इस समस्या से बचने का यही एक उपाय है? बेटी, हमेशा से इस गांव के लोग खुले में ही शौच करते आए हैं। जब मैं शादी करके आई थी तब मुझे भी बहुत अजीब लगता था, पर अब आदत सी हो गई है। माँ की बात सुनकर राधा कोई जवाब नहीं देती। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। कुछ समय बाद राधा की शादी हो जाती है। वो दूसरे गांव चली जाती है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि वहां भी शौचालय की सुविधा नहीं है। ये सब देखकर राधा अपने पति से कहती है, क्या इस गांव में भी शौचालय नहीं है? हाँ, यहाँ शौचालय नहीं है, पर इसमें नई बात क्या है? तुम्हारे गांव में भी तो शौचालय नहीं था, वहाँ कौन सा तुम शौचालय में जाती थी? राधा ये सुनकर चुप हो जाती है। उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता है। राधा की एक बड़ी जेठानी होती है। उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम मीनू होता है। कुछ ही दिनों में राधा और मीनू में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। राधा मीनू की पढ़ाई में भी उसकी मदद करती है। पर एक दिन मीनू रोते हुए घर आती है। क्या हुआ मीनू, तुम रो क्यों रही हो? मीनू कुछ नहीं कहती है और अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसकी जेठानी और सास भी आ जाती हैं। वो राधा से मीनू के रोने की वजह पूछती हैं। मुझे नहीं पता क्या हुआ है उसे। ये सुनकर वो तीनों मीनू के कमरे में जाने लगती हैं कि तभी राधा को उल्टी होने लगती है। ये देखकर, अरे लगता है मैं फिर से दादी बनने वाली हूँ। ये सुनकर राधा बहुत खुश हो जाती है। तीनों एक दूसरे के गले लगने लगती हैं। तभी मीनू के कमरे से आवाज आती है। तीनों भागकर वहां जाते हैं तो देखते हैं कि मीनू जमीन पर गिरी हुई है। ये सब देखकर, अरे मीनू को क्या हो गया? मेरी बच्ची, तुझे क्या हो गया? तीनों मिलकर मीनू को उठाती हैं और बिस्तर पर लिटाकर पानी छिड़कती हैं। थोड़ी देर में ही मीनू को होश आ जाता है और मीनू कहती है, माँ, चाची, गांव के कुछ लड़के स्कूल की दीवार पार करके अंदर आ जाते हैं और जब हम शौच कर रहे होते हैं तो हमारी फोटो लेते हैं। उसके बाद हमारा मजाक बनाते हैं। मैं आज के बाद स्कूल कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। ये सब सुनकर राधा रोने लगती है। तभी उसकी सास बोलती है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो राधा? राधा उन्हें अपने साथ हुई घटना बताती है जो उसके साथ स्कूल के दिनों में हुई थी। राधा की जेठानी उसके आंसू पोंछती है और, राधा चुप हो जाओ, हम कर ही क्या सकते हैं। राधा इस बात का कोई जवाब नहीं देती है। वो अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन जब सुबह उठती है तो राधा मीनू के साथ तैयार होती है। ये सब देखकर, राधा तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मैं मीनू के स्कूल जा रही हूँ। ये सब सुनकर सास गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है स्कूल के टीचर को ये बात बताने से क्या वो हमारी मदद करेंगी? ऐसा नहीं होने वाला। बरसों से हम लोग खुले में ही शौच करने जा रहे हैं। तुम लोगों की सोच कैसे बदलोगी? माँ जी, मुझे नहीं पता स्कूल वाले मेरी मदद करेंगे कि नहीं, पर अगर हम इसी तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे तो इस समस्या का समाधान कैसे होगा? ये कहकर राधा मीनू को लेकर स्कूल जाती है और सारी बातें टीचर को बताती है। ये सुनकर टीचर कोई जवाब नहीं देती है।
अगर हम लोग इस समस्या को हल नहीं करेंगे तो ये समस्या कैसे सुलझेगी? अगर आज हमने इस समस्या पर कोई कदम नहीं उठाया तो जल्द ही हमारे गांव की एक भी लड़की स्कूल नहीं आएगी। वो डर से अपने घरों में ही बैठी रहेगी। ये सब सुनकर स्कूल के कुछ टीचर मिलकर इस समस्या को दूर करने के लिए एक कदम उठाने का सोचते हैं और इसकी शिकायत गांव के पुलिस थाने में करते हैं। अगले दिन जब स्कूल की कुछ लड़कियां शौच करने के लिए बाहर जाती हैं तो वहां कोई लड़का नहीं होता है। ये सब देखकर अरे वाह, आज तो कोई लड़का हमें परेशान करने नहीं आया। मीनू घर जाकर सारी बातें बताती है और खुशी से अपनी चाची के गले लगकर कहती है, चाची आज मैं बहुत खुश हूँ, अब मुझे किसी बात का डर नहीं है। ये सुनकर घर में सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद राधा अपने पति को बोलकर अपने घर के आंगन में एक शौचालय बनवाने लगती है। ये सब देखकर गांव के कुछ लोग उनके घर के बाहर आकर शौचालय तोड़ने को कहते हैं, पर राधा अपनी बात पर अड़ी रहती है और शौचालय नहीं तोड़ती है। तभी कुछ लोग शौचालय तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। इतने में वहां पुलिस आ जाती है। ये सब देखकर हमने ऐसा क्या किया है जो पूरा गांव यहाँ हमारे खिलाफ हो गया? बस एक शौचालय ही तो बनवा रहे हैं। क्या आप लोगों को डर नहीं लगता? जब आपके घर की बहू बेटी खुले में शौच करने जाती हैं, तो अगर उन्हें वहां किसी ने पकड़ लिया तो उनके साथ कुछ गलत हो सकता है। ये सब सुनकर गांव वालों के सिर झुक जाते हैं और राधा के एक कदम आगे बढ़ाने से और भी लोग बढ़ चढ़कर उसका साथ देते हैं। कुछ दिनों में पूरे गांव में सरकार की मदद से हर घर में शौचालय बनवाने की मुहिम शुरू हो जाती है। ये सब देखकर काश कुछ समय पहले मैंने ये कदम उठा लिया होता तो मुझे अपनी पढ़ाई न छोड़नी पड़ती। तभी उसकी जेठानी कहती है, राधा देर आए पर दुरुस्त आए, आज तुम्हारी हिम्मत की वजह से इतनी बड़ी समस्या दूर हो गई। ये कहकर दोनों एक दूसरे के गले लग जाती हैं। एक बार की बात है, एक कॉलोनी में सुधा नाम की एक औरत रहती थी। उसके 2 बच्चे थे पर दोनों विदेश में रहते थे। सुधा का स्वभाव थोड़ा अकड़ू होता है। वो अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे से बातचीत नहीं करती थी। उसी कॉलोनी में कामिनी नाम की औरत भी रहती थी। सुधा और कामिनी में अच्छी दोस्ती थी। एक दिन सुधा, तेरा वजन बहुत बढ़ गया है, तू एक कुत्ता क्यों नहीं पाल लेती? रोज सुबह कुत्ते के साथ मॉर्निंग वॉक पर जाना, वो तुझे अपने पीछे भगाएगा और तेरा वजन कम हो जाएगा। वैसे कुत्ता पालने की जरूरत तो तुझे भी है, तू कौन सी पतली है? दोनों में ऐसी ही बातें हो रही थीं कि तभी वहां से उनकी ही कॉलोनी में रहने वाली एक औरत नीलम अपने कुत्ते को लेकर सैर पर जा रही थी। उसे देखकर, अरे नीलम को देखो, निकल पड़ी अपने कुत्ते के साथ। पहले मैं जिस कॉलोनी में रहती थी वहां तो लगभग सबने ही कुत्ते पाल रखे थे। कुत्ते पालने से सोसाइटी में अच्छी इमेज बनती है। मेरे बस का नहीं है कुत्ता पालना। एक काम कर, तू ही कुत्ता पाल ले। मेरा तो बहुत मन है, पर मेरे पति को कुत्ते से एलर्जी है। एक बार मैं एक कुत्ते को घर ले आई थी, फिर क्या, उनकी तो तबीयत ही खराब हो गई, इसलिए उसे वापस छोड़कर आना पड़ा। ये सब सुनकर सुधा हंसने लगती है। उसके बाद दोनों काफी देर तक बातें करती हैं और फिर अपने अपने घर चली जाती हैं। कुछ समय बाद सुधा को अकेले अच्छा नहीं लगता और एक दिन वो अपने पति अमित से कहती है, अमित, मैं सोच रही हूँ क्यों ना एक कुत्ता पाल लूं। तुम अब कुत्ता पालोगी? अकेले उसकी देखभाल कर लोगी? संभाल लूंगी, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। मुझसे उम्मीद मत रखना कुछ भी, और मुझे सोसाइटी में कोई भी शिकायत नहीं आनी चाहिए। कोई शिकायत नहीं आएगी। उसके बाद सुधा एक कुत्ता घर ले आती है और उसका नाम टॉमी रखती है। वो रोज रोज उसे लेकर घूमने जाती है। एक दिन वो टॉमी को लेकर घूमने जाती है तो वहां पहले से ही कामिनी बैठी होती है और सुधा को कुत्ते के साथ देखकर बोलती है, अरे वाह सुधा, तूने कुत्ता पाल लिया? हाँ यार, मैंने आखिर कुत्ता पाल ही लिया। कैसा लग रहा है कुत्ते के साथ घूमने में? इसका नाम टॉमी है और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है इसके साथ घूमने में। कैसे टाइम पास हो जाता है पता ही नहीं चलता। तू भी एक कुत्ता पाल ले। मैंने तुझे बताया था ना अपने पति के बारे में। वैसे भी मेरे पति का ट्रांसफर हो गया है और अब हमें ये कॉलोनी छोड़कर कहीं और जाना है। कामिनी के जाने की बात सुनकर सुधा को थोड़ा बुरा लगता है और वो थोड़ी उदास हो जाती है। ये देखकर, इसमें उदास होने वाली क्या बात है? अब तो तेरे पास टॉमी है, तेरा टाइम पास तो आराम से हो जाएगा। मैंने सोचा था कि अब हम दोनों टॉमी के साथ खूब एंजॉय करेंगे। चल कोई नहीं, अच्छा मैं घर जा रही हूँ, इसे भूख लगी होगी। ये कहकर सुधा घर आ जाती है। सुधा थोड़ी अजीब होती है। वो कुत्ते को बहुत देर तक बाहर घुमाती पर उसे ठीक मात्रा में खाना नहीं देती है। एक दिन टॉमी घर से कहीं चला जाता है और वापस नहीं आता।
इससे सुधा उदास रहने लगती है और उसके कुछ दिनों बाद सुधा फिर एक दूसरा कुत्ता पाल लेती है और उस कुत्ते का नाम जिम्मी रखती है। जिम्मी कॉलोनी में कहीं भी घूमता और लोगों पर भौंकने लगता था। ये सब देखकर एक दिन कॉलोनी में रहने वाली उषा सुधा से कहती है, बहन सुधा, आपका ये कुत्ता यहाँ वहां घूमता रहता है और दूसरों को परेशान करता है। आप इसे अपने साथ ही रखा करें, ये किसी को काट भी सकता है। मेरा कुत्ता ऐसा कुछ नहीं करता है। अगर बच्चे इसे परेशान करेंगे तो बेचारा क्या करेगा? ये तो उन्हें काटेगा ही ना। उषा सुधा की बातों का कोई जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। एक दिन कॉलोनी में बच्चे क्रिकेट मैच खेल रहे होते हैं और तभी सुधा आंटी जिम्मी के साथ घूमने निकलने लगती हैं और जिम्मी भौंकना शुरू कर देता है। सारे बच्चे डर जाते हैं। ये सब देखकर सुधा आंटी हंसने लगती है और तुम बच्चे भी ना जिम्मी से डर रहे हो, ये कुछ नहीं करेगा। तभी सुधा से जिम्मी की रस्सी छूट जाती है और वो एक बच्चे की तरफ भागता है। ये देखकर वो बच्चा बैट छोड़कर जोर से भागने लगता है और तभी सुधा कुत्ते की रस्सी पकड़ लेती है और उसे लेकर बाजार घूमने निकल जाती है। कुछ घंटों बाद सुधा आंटी अपने कुत्ते के साथ वापस कॉलोनी में आती हैं और तब वहां कॉलोनी के कुछ लोग खड़े होते हैं। उन्हें वहां देखकर, क्या बात है, आज यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? हम आपके कुत्ते की शिकायत करने आए हैं। जहाँ देखो ये सुसु पॉटी कर देता है और बच्चों को भी परेशान करता है। आज तो ये बच्चे को काटने ही वाला था। मेरे जिम्मी पर झूठा आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। सुधा गुस्से में वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद कॉलोनी में ही रहने वाली उषा का बेटा नितिन ट्यूशन पढ़कर लिफ्ट से आ रहा होता है। उधर सुधा आंटी भी आज लिफ्ट से ही जिम्मी को लाने का सोचती है और जिम्मी, एक काम करते हैं, आज लिफ्ट से चलते हैं। आज हम दोनों ने कुछ ज्यादा ही घूम लिया। उसके बाद दोनों लिफ्ट के बाहर खड़े हो जाते हैं और थोड़ी ही देर में लिफ्ट रुकती है और सुधा आंटी अपने कुत्ते के साथ लिफ्ट में घुस जाती है। नितिन कुत्ते को देखकर डर जाता है और लिफ्ट से बाहर जाने के लिए जैसे ही आगे आता है तो जिम्मी उसके पैर पर काट लेता है। नितिन खुद को सहलाने लगता है। ये सब देखकर भी सुधा आंटी वहीं खड़ी रहती है और बिना बच्चे को देखे अपने कुत्ते के साथ घर चली जाती है। नितिन घर जाकर, माँ, मुझे सुधा आंटी के कुत्ते ने काट लिया। क्या तूने उसे परेशान तो नहीं किया था? नहीं माँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। कुत्ते ने तुझे काटा तो सुधा ने कुछ नहीं किया? नहीं माँ, वो चुपचाप अपने कुत्ते को लेकर चली गई। बेटे की बात सुनकर उषा को गुस्सा आ जाता है और वो सबसे पहले उसे लेकर डॉक्टर के पास जाती है और उसे इंजेक्शन लगवाती है। उसके बाद कॉलोनी के लोगों को बुलाती है और उन्हें सारी बातें बताती है। ये सब सुनकर, कितनी बेरहम है ये सुधा, बेचारे बच्चे पर भी उसे दया नहीं आई। इतने में सुधा वहां आ जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, मेरे कुत्ते ने कुछ नहीं किया है। हम दोनों चुपचाप लिफ्ट में खड़े थे और ये मेरे जिम्मी को परेशान कर रहा था। मैंने इससे कहा भी कि इसे परेशान मत करो वरना ये तुम्हें काट लेगा। नहीं, आंटी झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया था। मैं जानती हूँ मेरा बेटा झूठ नहीं बोलेगा, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? कॉलोनी में और लिफ्ट में कैमरे लगे हुए हैं, हमें चलकर उसमें देखना चाहिए। ये सब सुनकर सुधा थोड़ा परेशान हो जाती है, पर सभी लिफ्ट में लगे कैमरे को देखने चले जाते हैं और सारा वाकया देखने के बाद सब हैरान हो जाते हैं। और तभी कॉलोनी के हेड मेंबर कहते हैं, एक तो आपने इतनी बड़ी गलती की और ऊपर से इतनी देर से झूठ बोल रही थी। अब आप क्या कहेंगी? सच आपके सामने है। ये सब देखकर वहां खड़े सारे लोग सुधा पर चिल्लाने लगते हैं और उषा कहती है, आप भी तो एक माँ हैं, अगर ये सब आपके बच्चे के साथ हुआ होता तो आप क्या करती? ये सब सुनकर वहीं खड़ी एक और औरत बोलती है, कम से कम बच्चे को लेकर आप उसके घर आ सकती थी और उसकी माँ को सब बता सकती थी, पर नहीं, आपने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर बच्चे को कुछ हो जाता तो? ये सब सुनकर सुधा आंटी का सर शर्म से झुक जाता है और, मुझे आप सभी माफ कर दो, मैंने आप सबके साथ बहुत गलत किया है। मुझे इस बारे में नितिन की मम्मी को बता देना चाहिए था और नितिन को अस्पताल लेकर जाना चाहिए था। फिर सुधा आंटी नितिन को गले लगाकर उससे भी माफी मांगती है। उसके बाद जिम्मी को अच्छे से ट्रेन करके ही बाहर निकालती है।